अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज हम एस्फिक्सिएंट्स के ऊपर बात करेंगे जिसको इर्रेस्पायरेबल गैसेस भी कहा जाता है। इट इज़ सीम टू बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक सीरोलॉजी। एस्फिक्सिएंट्स एक्चुअली है क्या? दिस इज मेनली प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट। आपके रिस्पिरेटरी फंक्शंस को ये हॉल्ट करता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक ख़ास मकदार से ज़्यादा उसको इनहेल कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करता है, दैट रिजल्ट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड, इट पैरालाइजेस द रिस्पिरेटरी सेंटर। सो ये तीनों इररिस्पायरेबल गैसेस हैं, या जिसको हम एस्फिक्सिएंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ख़ास करके सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, जब हीटर ऑन होता है और सुबह देखा जाता है कि बंदा मरा हुआ पड़ा है। हॉस्टल्स के ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है कि जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो उस वक्त ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जब कंप्लीट कंबस्शन होती है तो फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन एरिटेंट गैस। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ साइलेंट किलर। जब लोग हीटर ऑन करके छोड़ जाते हैं, सो इसका कलर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, और नॉन एरिटेंट है। और आपके पास जो घरों में गैस आती है, एक्चुअली उन्होंने इसमें एक कंपाउंड ऐड किया होता है ताकि इसके स्मेल जो है आती रहे, ताकि अगर आप रूम में एंटर हो तो आपको आइडिया हो सके कि कहीं से गैस लीक हुई है। अदरवाइज इसकी अपनी कोई स्मेल या ऑर्डर नहीं होता। कांट परसीव्ड बाय सेंसेस, आपके सेंसेस इसको परसीव नहीं कर सकते कि लेवल ऑफ गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड की है इस रूम में ज़्यादा हो गई है। आपकी सेंसेस अगर इसको परसीव कर सकते अर्ली तो शायद इतने मसाइल इसके ना होते। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर, जब ये इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है कार्बन की या ऑर्गेनिक मैटर की, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन के आ जाता है। इसके मेन सोर्सेज आपके पास इल्यूमिनेटिंग गैसेस हैं जितने भी, जिसको हम सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हीटर है, गैस हीटर है, व्हीकल इंजन जो है, दीज आर द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन। जनरेटर के ऑन होने से जो गैस प्रोड्यूस होती है, जो हम बिजली के इस्तेमाल के लिए आजकल जिस तरह लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो उसके लिए जो जनरेटर यूज़ होते हैं वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। सो अगर आप बंद रूम में आपने जनरेटर ऑन किया है और आप उसके अंदर सोते हैं, तो ऐसे केसेस बहुत रिपोर्ट होते हैं कि सुबह उस बंदी की डेथ हो चुकी होती है। एज यूर सेंसेस अनेबल टू परसीव द डेंजर, और आपको जब सो जाते हैं तो फिर आपको कोई पता नहीं होता और साइलेंटली बंदे की डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 200 to 300 टाइम हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन। दिस इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। रिमेंबर 200 से 300 टाइम ज़्यादा ये एफिनिटी रखता है हेमोग्लोबिन के साथ एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लिहाजा अगर कम मकदार भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूद है तो hemoglobin will prefer to bind with the carbon monoxide instead of oxygen. Displace oxygen from carboxyhemoglobins more stable. So ultimately it result in anoxia. So ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जब ऑक्सीजन जो है बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाता है, टिश्यू जो है उससे महरूम हो जाता है, आपके वाइटल ऑर्गन जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी शो करता है कि डिजॉल्व कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरफेयर द वाइटल एंजाइम्स। कुछ जो रिसेंटली स्टडीज इसके ऊपर हुआ है वो कह रहे हैं कि
ये इनॉक्सिया तो काज करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली आपके जो वाइटल एंजाइम्स हैं जो मेन प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके अंदर भी इंटरफेरेंस लेके आता है। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। रिमेंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है इसकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा अल्कोहल ओवर ड्रंकनेस की वजह से है, जो के साथ है, अगर उसके साथ ज़्यादा मुशाबहत रखती है। मतलब आप इन दोनों के सिम्टम्स में कंफ्यूज हो सकते हैं बाज़ औक़ात अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम उस बंदे के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें हेडेक होगा, इसमें नौजिया होगा, ब्रेथलेसनेस, बंदा कोलैप्स हो जाएगा, एट द एंड डिजीनेस, एंड द फाइनल स्टेज ये होगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली इनटू कॉमा एंड देन इट विल लीड टू डेथ अगर आप उसको रेस्क्यू नहीं करते टाइमली और उसको फुल सेचुरेटेड ऑक्सीजन नहीं देते, आपको हाई प्रेशर ऑक्सीजन का जो रिकमेंडेड है वो नहीं देते, तो अल्टीमेटली जो है वो बंदे की डेथ काज हो सकती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन है उसके परसेंटेज की बेसिस पे इसके सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। जितनी जितनी सैचुरेशन बढ़ती जाएगी तो उसके सिम्टम्स भी सीवियर होते जाते हैं। तो हम उसको बारी बारी देखेंगे। जब सैचुरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ यानी उसकी अटैचमेंट 0 से 10% होती है तो कुछ खास अप्रिशिएबल सिम्टम्स जो है वो मौजूद नहीं होते। यानी अगर आप इतने सेचुरेशन आपकी हीमोग्लोबिन की होती है तो वो आपके ज़ाहिरी सिम्टम्स आपके डेवलप नहीं होते। लेकिन जैसे ही 10 से 20% पे बात चली जाती है तो ब्रेथ शॉर्टनेस, माइल्ड हेडेक और फ्लश्ड स्किन, तो ये इंडिकेशन है कि आप की हीमोग्लोबिन के साथ कुछ मिकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग हो गई है, जिससे आपको ये सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होंगे। फिर क्या होगा कि 20 to 30% अगर सेचुरेशन होती है यानी बाइंडिंग होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ, दैट विल रिजल्ट इन थ्रॉबिंग हेडेक, बजिंग इन ईयर, डलिंग ऑफ सेंसेस, मसल वीकनेस। आपके आपको हेडेक होगा, आपके कानों में आवाज़ें सुनाई देंगी, सेंसेस आपके लूज हो जाएंगे, मसल वीकनेस हो जाती है। और इस स्टेज पे बंदे की अगर मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, सेंसेस इतने डल हो जाते हैं कि वो उनसे उनकी साइकोमोटर एक्शन जो है वो उनसे परफॉर्म नहीं हो पाते। ठीक है। सो 30 to 40% के केसेस में क्या हो जाता है कि सिवियर हेडेक हो जाता है, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रीथलेसनेस, इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स, मसल वीकनेस हो जाती है, डिम विजन, इम्पेयर जजमेंट। सो आपके सारे सेंसेस जो है वो काम करना छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। उसके बाद अगर ये फर्दर 40 to 50% सेचुरेशन हो जाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, तो मज़ीद इंटेंसिफाइड हो जाते हैं ये सारे सिम्टम्स जो हमने ऊपर बयान किए हैं। इस वक्त ये वो स्टेज होता है जिसको आप मिस्टेक कर सकते हैं विद ड्रंक। जब बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रंक करता है तो उसमें भी इसी तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। मेंटल कन्फ्यूजन होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, पाल्पिटेशन एंड डेस्पनी। ये सारे वो अलामात है कि जब अराउंड 50% सेचुरेशन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हो जाती है। सो जैसे जैसे इसकी सेचुरेशन बढ़ती जाती है तो आपके सिम्टम्स जो हैं वो मज़ीद सिवेरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। 50 to 70% में इंटरमिटेंट एस्फिक्सिया, कन्वल्शंस, कोमा, चेन स्टॉक्स रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ। इस केस में जो बॉडी है वो कोमा की तरफ चली जाती है। जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो ऐसे ही है जैसे आप कोई आरी चलाते हैं, फिर रोकते हैं, फिर चलाते हैं। सो एक जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स में आपकी जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है। ठीक है। और इसके अलावा रिस्पायरेटरी पैरालिसिस की तरफ बात चली जाती है, जो कि अल्टीमेटली बंदे को डेथ की तरफ ले जाती है अगर उसको टाइमली रिकवर नहीं किया गया। At the end, if it is more than 70%, then rapidly fatal due to respiratory arrest। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी कार्बोक्सीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है मोर देन 70% हो जाती है तो दैट विल लीड टू रिस्पायरेटरी अरेस्ट
और बंदा उसी वक्त फारिग हो जाता है। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, क्योंकि इसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पल्स कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीमीटर यूज़ करें और उसकी कंसंट्रेशन चेक करें, ऑक्सीजन की सेचुरेशन चेक करें, पेशेंट की हिस्ट्री देखें, सिम्टम्स के बेसिस पे उसकी हिस्ट्री देखें कि वो कहाँ सोया था, उसके अलामात क्या हैं, कोई अस्थमेटिक वगैरह तो नहीं है ऑलरेडी। तो उसके अलावा उसके फ़िज़िकल साइंस वगैरह देखें, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप ब्लड गैस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, जिसके लिए आप रिकमेंडेड होता है कि आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, जिसमें आप जो ऑक्सीजन सेचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद आप एमआरआई करेंगे ब्रेन की, कि ब्रेन जो है वो ड्यू टू लिमिटेड ऑक्सीजन ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि एट द ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मेमोरी लॉस भी होता है। हमारा कंसर्न ज़्यादातर ब्लड टेस्ट के ऊपर है। तो ब्लड टेस्ट में हम ज़्यादातर जो सैंपल लेते हैं वो एक ईडीटी ट्यूब में सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर का पैराफिन फ़ौरन ऐड करते हैं, ताकि कोई भी उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे और उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए। उसको जब प्रिजर्व कर लेते हैं सैंपल को, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर मेथड अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो तरह के मेथड है। पहला मेथड ये है कि हम सस्पेक्टेड सैंपल डाइल्यूटेड विथ 4 टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी एक पार्ट अगर सैंपल है तो हम 4 पार्ट उसका डिस्टिल वाटर लेंगे एंड डीआयोनाइज्ड वाटर लेंगे एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ 3% एक्वस टैनिक एसिड टू सॉल्यूशन एंड शेक इट वेल। तो उसके बाद हम जब टैनिक एसिड 3% एक्वस सॉल्यूशन के टैनिक एसिड के डाल देते हैं, तो फिर उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की सेचुरेशन मोर देन 10% है, क्योंकि लेस देन 10% तक कोई अप्रिशिएबल सिम्टम्स नहीं होते, डेंजरस मोर देन 10% हो तो शुरू हो जाता है। सो इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट मोर देन 10%, इट फॉर्म पिंकिश वाइट प्रेसिपिटेट। सो दैट इज वेरी इजी टेस्ट, लेकिन इसको इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने विजुअली अगर उसको इंटरप्रेट करना है तो आपने पिंकिश वाइट प्रेसिपिटेट को आइडेंटिफाई करने हैं। जबकि मेथड 2 जो हम यूज़ करते हैं, दूसरा मेथड, इट इज़ सस्पेक्टेड ब्लड सैंपल डाइल्यूटेड विद 20 टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 10 ड्रॉप ऑफ 10% कॉस्टिक सोडा एडेड टू इट। तो एक सैंपल के 20 टाइम्स उसके हम साथ डिस्टिल वाटर ऐड कर लेते हैं। 1 पार्ट अगर ब्लड सैंपल है तो 20 टाइम डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर एंड देन 10 ड्रॉप ऑफ 10% कॉस्टिक सोडा के हम उसमें ऐड करते हैं। नॉर्मल ब्लड होगा तो दैट विल बिकम ग्रीनिश ब्राउन, बट इफ ब्लड कंटेनिंग मोर देन 10% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, it will retain its bright red color as no meat hemoglobin is formed. So that is an indication कि नॉर्मल ब्लड जो है वो ग्रीनिश ब्राउन हो जाएगा जब हम ये सारा ऐड करेंगे केमिकल ब्लड के साथ। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें मौजूद है, मोर देन 10% है, तो वो अपना ब्राइट रेड कलर जो है वो रिटेन रखेगा। तो यहाँ तक बात हुई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। यहाँ ये बताता चलूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के जो पोस्टमार्टम चेंजेस होती हैं वो काफ़ी विजिबल होती हैं, काफ़ी रिनोन है, जिसमें चेरी रेड लिप्स होती हैं, ब्लशिंग्स उनके जो है फेस होता है। तो वो अगर इस तरह की चीज़ें आपको रिपोर्ट हो रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, तो आपका जहन फ़ौरन, और कुछ पेशेंट की हिस्ट्री भी कि वो कहाँ सोया था, कहीं हीटर वगैरह का एक्सपोजर उनको हुआ है या नहीं, तो आपका फ़ौरन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग उसको 20 या 30% हुई और बंदा अनकॉन्शियस या कोमा की तरफ जा रहा है, तो आपने फ़ौरन उसको खुले हवा में लेके आना है, उस रूम से निकालना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने फ़ौरन उसको जो है हेल्प कॉल करनी है, और साथ ही साथ उसको अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिश करनी है कि उसके ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ाई जाए, ताकि जो ब्लड है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड डिटैच होके ऑक्सीजन अटैच हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट सेचुरेशन हुई है तो उसमें रिकमेंडेड फिर यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, ताकि पूरा ब्लड को आप रिप्लेस कर सकें और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के जो इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके।
अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग की तरफ। ये भी एक हैवी कलरलेस ऑर्डरलेस पॉइजन गैस है, result from complete combustion of carbon containing compound. Remember, in carbon monoxide there was incomplete combustion, while in carbon dioxide it is there are complete combustion formed due to fermentation and decomposition of organic matter. So mostly fermentation और decomposition के जब होती है तो उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नज़र आता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड प्लांट्स है, मेन होल्स है, वेल्स है, रीब्रीथिंग क्लोज स्पेसेस है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कुएं में जहरीली गैस भर जाने की वजह से इतने बंदों की डेथ हो गई है। तो वो बेसिकली ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमा हो जाती है। या कोई रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स है, बच्चे खेलते कूदते उसके दरमियान वो छुप जाते हैं और उस गैस की वजह से इनहेल करने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्योर फॉर्म में इनहेल किया जाए, इट में काज वेगल इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। जो वेगल नर्व्स है वो उसकी इनहिबिशन की वजह से मेन फंक्शंस जो ऑर्गन्स के हैं और मेन ऑर्गन्स जो है उनके फंक्शंस जो है वो लॉस कर जाएंगे, लिहाजा डेथ काज हो सकती है। स्पाज्म ऑफ ग्लॉटिस एंड इंस्टेंट डेथ, सो दैट कुड रिजल्ट इनटू इंस्टेंटेनियस डेथ अगर आप प्योर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं ज़्यादा अमाउंट में। More than 50% of carbon dioxide may result immediate unconsciousness and death from deficiency of oxygen supply to brain and the tissues. So अगर यही कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की मोर देन 50% हो जाए तो फ़ौरन बंदा पे बेहोशी तारी होती है, और चूँकि टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, ऑक्सीजन सप्लाई डिफिशेंस हो जाती है। सो ब्रेन को फिर ऑक्सीजन सप्लाई जब नहीं मिलेगी तो फिर ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी। So that could result in death as well. Unexpected death from carbon dioxide under anesthesia, कि जब ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी और ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो गया जिसकी वजह से अपने मेन हाउल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कमुलेट होती रही है, तो आप अनजाने में भी एक पर्सन की डेथ हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग से। हाइड्रोजन सल्फाइड जो तीसरा हमारे पास एस्फिक्सिएंट है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है कि पॉइजनिंग है। ये सल्फरेटेड गैस है, कलरलेस गैस है विद रॉटन एग स्मेल। इसकी स्मेल बहुत शदीद होती है, जैसे अंडा ख़राब हो जाता है उसकी स्मेल की तरह तकरीबन इसकी स्मेल होती है। फाउंड इफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड अंडर डीके, यानी ऐसे प्रोटीन्स वगैरह जिसके अंदर सल्फर मौजूद हो तो फिर उसके अंदर जब डिकेइंग का प्रोसेस होता है तो उस दौरान ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बनती है। आपके पास जो विजुअल ऑर्गन ह्यूमंस के आते हैं, अगर वो वेल प्रिजर्व नहीं है, सेचुरेटेड सेलाइन उसमें ऐड नहीं हुआ और वो पहुँचते पहुँचते जैसे आजकल का मौसम है, बहुत गर्मी है, जल्दी पोट्रीफाई हो जाएंगे और उस पोट्रीफेक्शन की वजह से जो क्योंकि अमाइनो एसिड्स कुछ हमारे पास सिस्टीन वगैरह जो है वो सल्फर अमाइनो एसिड्स है, तो उसकी डिके की वजह से ये गैस उसमें जमा होना शुरू हो जाती है, जो कुछ केसेस में फास्फीन के मुकाबले में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती है। लिहाजा वन शुड बी केयरफुल अबाउट दैट, ऑर्गन्स को वेल प्रिजर्व करना चाहिए, उसके बगैर उसको रिसीव नहीं करना चाहिए। इसी तरह सच ए सीवियर सेकेंडरी वेट्स फ्रॉम ड्यूरिंग आर्टिफिशियल सिल्क मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। फिर इसी तरह जो ये सेवरेज के जो सिस्टम है वहाँ से ये गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, या जहाँ पे जो खाले वगैरह है जिसकी प्रोसेसिंग होती है टेंडरी वेट्स, वहाँ पे भी ये सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन हो सकती है। और इसी तरह आर्टिफिशियल सिल्क मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी इसकी प्रोडक्शन होती है। Formed in human intestine during life and due to putrefaction after death. ह्यूमन इंटेस्टाइन में नॉर्मली लाइफ जब बंदा जिंदा होता है तो ये इसकी प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, और जब डेथ हो जाती है तो पुट्रीफेक्शन की वजह से भी हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन होती है। कन्वर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू मिथ हीमोग्लोबिन एंड सल्फ मिथ हीमोग्लोबिन आफ्टर डेथ। सो अगर नॉर्मल बंदा है जो जिंदा है अभी, उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन डेथ के बाद वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो सल्फोमिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। If pure
हाइड्रोजन सल्फाइड इनहेल डेथ अकर एट वंस। अगर आप प्योर फॉर्म में उसको इनहेल करेंगे यानी ज़्यादा कंसनट्रेशन में करेंगे तो फ़ौरन डेथ होने के चांसेस है। रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ द रिस्पिरेटरी सेंटर, आपके रिस्पिरेटरी सेंटर जो है वो टोटली कोलैप्स कर जाता है, पैरालाइज हो जाएगा। A 0.2% of concentration in air proved fatal in few minutes। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.2% तक है तो फिर ये फैटल साबित होंगे। सो हेयर इज रेफरेंसेस। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।